Hello and welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue your fifth chapter of class 12 political science book, that is Challenges to and Restoration of the Congress System. So this video is part second of this chapter and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लिया है. बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है देन आप डायरेक्टली आई बटन को क्लिक करके इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं. या फिर अगर आपको अपने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना है देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो सेकंड टॉपिक का नाम है फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967. सो सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग क्विकली इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं. सो 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था. सो थर्ड जनरल इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू जी को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. बट 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है, यानी कि वो अपने 5 साल के टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सो उसके बाद अब 1964 में तो दोबारा से जनरल इलेक्शन नहीं होगा. सो इस वजह से कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स के बीच में ही इंटरनल इलेक्शंस को किए जाते हैं, जिसके थ्रू लाल बहादुर शास्त्री को चूज किया जाता है एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. बट लाल बहादुर शास्त्री जी भी सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहते हैं. सो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है. सो वंस अगेन कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स के बीच में इंटरनल इलेक्शन होता है एंड सेकेंड टाइम इंदिरा गांधी को चूज किया जाता है एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो 1966 में इंदिरा गांधी हमारी कंट्री की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है एंड उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1967 में हमारी कंट्री में फोर्थ जनरल इलेक्शन होना था. सो सेकेंड टॉपिक में हम लोग बेसिकली फोर्थ जनरल इलेक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. सो ये जो साल था 1967, सो ये साल हमारी कंट्री के पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क ईयर कंसिडर किया जाता है, एक टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है. एंड इसका रीज़न क्या है? सो अगर आप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन के रिजल्ट को देखेंगे सो शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी हमारी कंट्री में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के रूप में नजर आया है. कांग्रेस पार्टी शुरुआत के तीनों ही जनरल इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ जीतते हुए आ रहा है. बट 1967 के इलेक्शन के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले, या फिर आप कह सकते हैं कि 1967 के इलेक्शंस के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल हमें देखने को मिला. सो इसी वजह से 1967 की ईयर को एक लैंडमार्क ईयर कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन, यानी कि 1967 में जब फोर्थ जनरल इलेक्शन होना था सो उस टाइम पीरियड के दौरान आखिर इंडिया में कैसा सिचुएशन था, इंडिया में कैसा कंडीशन था. सो उसके बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में बता रखा है. सो फोर्थ जनरल इलेक्शन जो कि 1967 में होता है, सो उससे पहले के अगर हम लोग कुछ साल को देखेंगे सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हुए. जैसे कि पहला चेंज था कि हमारी कंट्री के एक नहीं बल्कि 2 प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही जल्दी डेथ हो गया. वो लोग अपने टेन्योर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी एंड दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री. सो एक के बाद एक दोनों ही प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया. सो ये एक बहुत ही मेजर चेंजेस था हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में. दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि हमारी कंट्री में जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थी दैट इज़ इंदिरा गांधी. सो इंदिरा गांधी को एक बिगिनर के रूप में कंसिडर किया जाता था. उनको बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस लीडर माना जाता था एंड उन्होंने अपने ऑफिस को 1 साल से भी कम के टाइम पीरियड तक ही संभाला था. यानी कि 1966 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है एंड 1967 में ही फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है. सो पूरी तरीके से 1 साल तक भी इंदिरा गांधी ने हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन को नहीं संभाला था, ऑफिस को नहीं संभाला था. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज था. एंड तीसरा मेजर चेंज ये था कि उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक सिचुएशन था वो भी बहुत ही ज़्यादा खराब था. सो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो गए थे हमारी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड. एंड इसका रीज़न क्या है? सो इसका रीज़न है हमारी कंट्री में मॉनसून सक्सेसिवली फेल हो रहा था, यानी कि बारिश नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल फील्ड में हमें सूखापन देखने को मिला. एंड इसी की वजह से कंट्री में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो भी डिक्लाइन हो गया. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने की वजह से हमारी कंट्री में बहुत ही सीरियस फूड शॉर्टेज भी अराइज हो गया था. फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी. एंड इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारी कंट्री में
में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था सो वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। एंड इसके साथ साथ कंट्री में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। एंड जैसे कि 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वार हुआ था, सो उस वार के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो गया था, मिलिट्री के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था। सो अब गवर्नमेंट प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी खर्चा नहीं कर पा रहा था क्योंकि मिलिट्री में बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था। सो ये सारे ही प्रॉब्लम अराइज हुए थे एंड इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली 1967 में हमारी कंट्री में फोर्थ जनरल इलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में जो पहला डिसीजन था वो था इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट करना, यानी कि इंडियन रुपी का जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना। सो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा था, सो इसी वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने इंडियन रुपी के वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। सो पहले एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए 5 रुपीज से भी कम का प्राइस लगता था, बट डिवैल्यूएशन के बाद 1 यूएस डॉलर को परचेस करने के लिए 7 रुपीज से भी ज़्यादा प्राइस लग रहा था। नेक्स्ट हमें बता रखा है अबाउट द पीपल्स रिस्पॉन्स। सो जब हमारी कंट्री में ये सारे सीरियस प्रॉब्लम अराइज हुए थे, जब इंदिरा गांधी हमारी कंट्री को गवर्न कर रही थी, सो उस दौरान पीपल का क्या रिस्पॉन्स था। सो पीपल के द्वारा बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, विद्रोह किया जा रहा था अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। सो प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था उस टाइम पीरियड के दौरान। इनफैक्ट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थे, जो ज़रूरी सामान थे, सो उन सारे सामानों का भी जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। सो जब भी प्राइस इंक्रीज होता है सो कॉमन पीपल के द्वारा प्रोटेस्ट किया ही जाता है। सो उस टाइम पीरियड के दौरान भी कॉमन पीपल के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, और ना सिर्फ प्राइस में इंक्रीजमेंट होने की वजह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, बल्कि उस टाइम पीरियड के दौरान फूड स्केर्सिटी आ गया था, फूड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। एंड इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, और कंट्री में जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन था, सो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सो लोग किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, सो बेसिकली पूरी ही कंट्री में हमें बंद एंड हड़ताल देखने को मिले। सो इस तरीके से लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ना नेक्स्ट हमें गवर्नमेंट के रिस्पांस के बारे में बता रखा है कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड देता है, किस तरीके से इस प्रोटेस्ट के साथ डील करता है। सो गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के रूप में देखा, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार ने लोगों का जो रियल प्रॉब्लम था, आखिर लोग किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, सो इन सारी चीज़ों को नहीं समझा। एंड इंदिरा गांधी को सरकार को ये लगा कि ये लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है। सो बहुत ही ब्रूटल तरीके से इस प्रोटेस्ट के साथ डील किया गया। सो इस वजह से लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस फैल गया, वो जो एक करवाहट था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। एंड लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, अपने डिमांड को राइज करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमें दूसरे पार्टीज़ के रिस्पांस के बारे में बता रखा है। सो दूसरे अपोजिशन पार्टीज जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी, सो ये दोनों पार्टीज भी उस टाइम पीरियड के दौरान ग्रेटर इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सो जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी था, सो जब लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति बिटरनेस फैल रहा था, सो ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा था कि अगर लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर लोग कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में हमारी जीत हो, जितने भी कॉमन पीपल है वो हमें सपोर्ट करे। सो इसी आशा के साथ जो अपोजिशन पार्टीज थे, सो वो भी लोगों को सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए। सो उस टाइम पीरियड के दौरान जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट था, सो इस पार्टी के ही कुछ जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे, सो वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से सेपरेट हो गए, अलग हो गए, एंड उन्होंने अपना एक सेपरेट पार्टी फॉर्म किया, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एंड इनके द्वारा एग्रीगियन स्ट्रगल्स को किया गया एंड पीजेंट्स एगिटेशन को भी ऑर्गेनाइज किया गया। एंड उसी टाइम पीरियड के दौरान हमें इंडिया में कुछ बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स भी देखने को मिले। सो फोर्थ जनरल इलेक्शन के पहले के कुछ सालों में हमें अपनी कंट्री में ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा था। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कांग्रेसिज्म। सो एज वी हैव डिस्कस इन आवर फर्स्ट टॉपिक कि उस टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में जो सिचुएशन था, सो वो हमारे कंट्री के पार्टी पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड नहीं था, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम अराइज हुए थे, जो भी सिचुएशन था, उसका प्रभाव हमें अपनी कंट्री के पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है।
सो एज आई हैव सेड कि हमारी कंट्री के जो अपोजिशन पार्टीज थे, सो वो लोग सबसे पहले थे कंट्री में पब्लिक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में। एंड इसका रीजन ये था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा था पावर में आने के लिए। सो जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे जो कि कांग्रेस पार्टी को अपोज करते थे, सो उनके द्वारा ये रियलाइज किया गया कि हमारे वोट्स का जो डिवीजन है, सो इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी पावर में आ रहा है। सो इस पॉइंट को आई थिंक मैंने प्रीवियस के किसी एक चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो कांग्रेस पार्टी को भले ही मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिल रहा था, मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ कांग्रेस पार्टी अपने गवर्नमेंट को फॉर्म कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल रहा था। सो अगेन इस पॉइंट को मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। सो मान लीजिए कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 10 मेंबर्स है, 10 लोग हैं एंड 10 लोगों को वोट करना है। सो मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 4 वोट्स मिले एंड दूसरे जो रीजनल पार्टीज थे, सो उनको 1 2 1 एंड 2 वोट्स मिला। सो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लोगों में से 6 लोग ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी पावर में आए, 6 लोग ये चाहते थे कि दूसरा कोई पार्टी पावर में आए। बट दूसरे जो वोट्स है वो डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पार्टीज में। सो अपोजिशन पार्टीज ने इस बात को ही रियलाइज किया कि हम लोग अलग अलग पार्टी में डिवाइडेड है, इसी वजह से हमारा जो वोट है वो भी डिवाइडेड है। एंड इस इलेक्शन का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, सो कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिलती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा नंबर्स ऑफ वोट है। सो अपोजिशन पार्टीज के द्वारा यही रियलाइज किया गया कि अगर हम लोग सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं, देन हमारा जो वोट्स है वो भी यूनाइट हो जाएगा और हम लोग आसानी से कांग्रेस पार्टी को डिफीट कर सकते हैं। सो इस चीज को अपोजिशन पार्टीज ने बहुत ही अच्छी तरीके से रियलाइज किया। एंड उसके बाद ऐसे अपोजिशन पार्टीज जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे अपने प्रोग्राम्स के मामले में, अपने आइडियोलॉजी के मामले में, बट इसके बावजूद भी सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे वो लोग यूनाइट हुए एंड कुछ कुछ स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज के द्वारा एंटी कांग्रेस फ्रंट्स यानी कि ग्रुप्स को फाउंड किया गया। एंड इसके साथ साथ अपोजिशन पार्टीज को ये भी लगा कि इंदिरा गांधी एक बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस लीडर है। एंड साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान कांग्रेस में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरनल फैक्शनलिज्म हो रहा था, यानी कि कांग्रेस पार्टी में ही कुछ जो लीडर्स थे वे लोग आपस में ही डिस्प्यूट वगैरह कर रहे थे। सो जैसे कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, सो उसके बाद कुछ ऐसे कांग्रेस लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि मोरारजी देसाई हमारी कंट्री के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, बट कुछ और ऐसे कांग्रेस लीडर्स थे जो कि इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे। सो कांग्रेस में ही हमें इंटरनल फैक्शनलिज्म देखने को मिल रहा था। सो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अपोजिशन पार्टीज को एक अपॉर्चुनिटी नजर आया कि इन सारी सिचुएशन में हम लोग कांग्रेस पार्टी को गिरा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को हरा सकते हैं। ना नेक्स्ट हमें राम मनोहर लोहिया के बारे में बता रखा है। सो राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट लीडर थे। सो उनके द्वारा ही इस स्ट्रैटेजी को नॉन कांग्रेसिज्म नाम दिया गया, यानी कि अपोजिशन पार्टीज ने ये जो एक स्ट्रैटेजी को बनाया था कि हम लोग सभी लोग यूनाइट हो जाएंगे और हम लोग एक एंटी कांग्रेस फ्रंट को फॉर्म करेंगे कांग्रेस पार्टी को डिफीट करने के लिए। सो इसी स्ट्रैटेजी को राम मनोहर लोहिया के द्वारा नॉन कांग्रेसिज्म नाम दिया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा एक थियोरिटिकल आर्ग्यूमेंट भी प्रोड्यूस किया गया अपने डिफेंस में। सो उनके द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का जो रूल है, सो वो एक अनडेमोक्रेटिक रूल है एंड कांग्रेस पार्टी ऑर्डिनरी जो गरीब लोग हैं, सो उनके इंटरेस्ट को अपोज करता है। सो इसी वजह से अगर नॉन कांग्रेस पार्टीज पावर में आता है, अगर नॉन कांग्रेस पार्टी यूनाइट होकर कांग्रेस पार्टी को डिफीट करता है, देन इस वजह से हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है, सो उसको रिक्लेम किया जाएगा, उसको रिकवर किया जाएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब नॉन कांग्रेस पार्टीज पावर में आए। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल वर्डिक्ट। सो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला यानी कि रिजल्ट। सो इस टॉपिक में हम लोग 1967 के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फरवरी 1967 में हमारी कंट्री में 4th जनरल इलेक्शन होता है टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। सो इसी टाइम पीरियड के दौरान हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन भी होता है और स्टेट असेंबलीज इलेक्शन भी होता है। सो 4th जनरल इलेक्शन ऐसा पहला इलेक्शन था जिस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बिना जवाहरलाल नेहरू जी के इलेक्टोरेट को फेस कर रहा था। सो 4th जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट था, चाहे हम लोग नेशनल लेवल की बात करें या फिर स्टेट लेवल की बात करें, सो इस रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी को हिला के रख दिया, कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा शॉक करके रख दिया। एंड उस टाइम पीरियड में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स थे जिनके द्वारा ये कहा गया कि 4th जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है, सो वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जिसने हम सभी लोगों को हिला के रख दिया। सो नाउ अब हम लोग इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के इलेक्शन को डिस्कस करते हैं। सो 4th जनरल इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने जैसे तैसे करके लोकसभा के इलेक्शन में मेजोरिटी ऑफ सीट्स को हासिल कर लिया, मेजोरिटी ऑफ सीट्स को जीत लिया एंड कांग्रेस पार्टी ही अपनी सरकार को बनाती है सेंट्रल लेवल पे। बट फिर भी अगर आप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन के वोट्स एंड सीट्स के साथ
फोर्थ जनरल इलेक्शन के वोट्स एंड सीट्स को कंपेयर करोगे, सो फोर्थ जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा कम सीट्स एंड बहुत ही ज़्यादा कम वोट्स मिला। सो इंदिरा गांधी के कैबिनेट में हाफ ऑफ द जो मिनिस्टर्स थे वो फोर्थ जनरल इलेक्शन में डिफीट हो गए। सो कुछ ऐसे लीडर्स या फिर मिनिस्टर्स का नाम भी यहाँ पे दिया गया है जो कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी कि अपने अपने चुनावी क्षेत्र में डिफीट हो गए, हार गए। सो पहले है कमराज जो कि तमिलनाडु में हार गए। दूसरे है एस के पटेल जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। सो महाराष्ट्र में उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो डिफीट हो गए। तीसरे है अतुल्य घोष जो कि वेस्ट बंगाल में डिफीट हो गए। एंड फोर्थ है के बी शाह जो कि बिहार में डिफीट हो गए। ना नेक्स्ट हमें स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बता रखा है। उस साल के स्टेट असेंबलीज इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को लगभग 7 स्टेट्स में मेजोरिटी नहीं मिला, यानी कि 7 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी हार गई। एंड इसके अलावा और 2 ऐसे स्टेट्स थे जिन सारे स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस पार्टी अपने गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाए। सो इन टोटल ऐसे 9 स्टेट्स थे हमारी कंट्री में जिन सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है एंड कांग्रेस पार्टी अपने गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाता है। सो पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। सो इन सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी अपने गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाता है। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे 9 स्टेट में जब कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलता है, कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आता है, सो ऐसे कौन से पार्टीज थे जो कि इन सारे स्टेट्स में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। सो सबसे पहले हमें मद्रास स्टेट के बारे में बता रखा है। सो मद्रास स्टेट जिसको आज के टाइम पीरियड में तमिलनाडु कहा जाता है, सो इस स्टेट में एक रीजनल पार्टी था जिस पार्टी का नाम था द्रविड़ मुनेत्र कजागम, जिसको शॉर्ट में DMK कहा जाता है। सो इस पार्टी ने मद्रास स्टेट में क्लियर मेजोरिटी को सिक्योर किया एंड क्लियर मेजोरिटी के साथ ये पार्टी मद्रास स्टेट में पावर में आ जाती है। सो इस पार्टी का जीतने का कहीं ना कहीं एक रीज़न ये था कि उस टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा हिंदी लैंग्वेज को कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मद्रास स्टेट में इम्पोज किया जा रहा था। सो इसी के अगेंस्ट में मद्रास स्टेट के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एंटी हिंदी एगिटेशन को किया जा रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह किया जा रहा था। सो इस पार्टी ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, इस मैसिव स्ट्रगल को सपोर्ट किया, एगिटेशन को सपोर्ट किया। सो इस वजह से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, कॉमन पीपल थे, स्टूडेंट्स थे जो कि इस रीजनल पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। सो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन गया DMK पार्टी के जीतने का। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बता रखा है कि ये जो DMK पार्टी था, सो ये हमारी कंट्री का ऐसा पहला नॉन कांग्रेस पार्टी था जो कि क्लियर मेजोरिटी के साथ किसी स्टेट में पावर में आता है। इससे पहले ऐसा कोई भी रीजनल पार्टी नहीं था या फिर कोई भी ऐसा पार्टी ही नहीं था जो कि अपने खुद के बलबूते पे बिना किसी कोलेशन के पावर में आया था। सो DMK पार्टी वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पार्टी जो कि क्लियर मेजोरिटी के साथ मद्रास स्टेट में पावर में आया था। सो ये तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की बात की। दूसरे स्टेट में कौन सी पार्टी पावर में आती है? सो अगर हम लोग बाकी के 8 स्टेट्स की बात करें, सो 8 स्टेट्स में हमें कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नॉन कांग्रेस पार्टीज थे जो कि आपस में गठबंधन करते हैं, आपस में यूनाइट होते हैं, उनके द्वारा गठबंधन किया जाता है और इन सारे स्टेट्स में कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। सो बाकी के 8 स्टेट्स में हमें कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलता है एंड मद्रास स्टेट में हमें DMK पार्टी का रूल देखने को मिलता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोएलिशन। सो इस टॉपिक में हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एज आई हैव सेड, कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन करना। सो 1967 के इलेक्शन के बाद ही हमारी कंट्री में हमें काफ़ी ज़्यादा कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिला। सो कोएलिशन गवर्नमेंट कब बनता है? सो जब किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, सो ऐसे सिचुएशन में ही लोग कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। सो जब उन सारे 9 स्टेट में किसी भी सिंगल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, सो इसकी वजह से बाकी के जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे वे लोग आपस में यूनाइट हुए एंड उनके द्वारा जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज को फॉर्म किया गया, जिसको हिंदी में संयुक्त विधायक दल कहा जाता है, दैट सपोर्टेड द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जो चाहती थी कि हमारे स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बने। सो इसी वजह से इन सारे कोएलिशन गवर्नमेंट को SVD गवर्नमेंट कहा गया, यानी कि संयुक्त विधायक दल कहा गया। सो ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिला कि जो कोएलिशन पार्टनर्स है, यानी कि अलग अलग ऑपोजिशन पार्टीज जो कि आपस में यूनाइट हुए, जिनके द्वारा कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, सो वो लोग आइडियोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। उनके जो प्रोग्राम्स थे, उनका जो आइडियोलॉजी था, वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग था। बट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को डिफीट करने के लिए वो लोग आपस में यूनाइट हुए एंड उनके द्वारा कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। सो नाउ नेक्स्ट हमें बिहार के कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है, दैट इज द SVD गवर्नमेंट। सो बिहार में ये जो SVD गवर्नमेंट बना था, संयुक्त विधायक दल बना था, सो इसमें हमें काफ़ी सारे पार्टीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।
सो सबसे पहले जो दो सोशलिस्ट पार्टी है दैट इज एसएसपी एंड पीएसपी, सो ये दोनों ही पार्टी इस कोलिशन गवर्नमेंट में इंक्लूडेड था। एंड इसके अलावा लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो सीपीआई पार्टी था वो भी इस कोलिशन में इंक्लूडेड था। एंड राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो जनसंघ पार्टी था वो भी इस कोलिशन गवर्नमेंट में इंक्लूडेड था। सो बिहार में हमें इन सारे पार्टीज का एक कोलिशन देखने को मिला और बिहार में हमें एसवीडी गवर्नमेंट देखने को मिला। ना नेक्स्ट हमें पंजाब के पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के बारे में बता रखा है। सो पंजाब में जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाया गया था उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया गया। सो इस कोलिशन में भी हमें काफी सारे पार्टीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। सो सबसे पहले इस कोलिशन गवर्नमेंट में दो राइवल अकाली पार्टीज इंक्लूडेड था दैट इज संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप। इसके अलावा दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टीज दैट इज सीपीआई एंड सीपीआईएम, सो ये दोनों ही पार्टी इस कोलिशन गवर्नमेंट में इंक्लूडेड था। इसके अलावा एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनसंघ, सो इन सारी पार्टीज का कॉम्बिनेशन था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट इन पंजाब। सो विद दिस हमारा कोलिशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफेक्शन। सो 1967 के इलेक्शन के बाद हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स में और एक जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था द रोल प्लेड बाय द डिफेक्शन इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। सो डिफेक्शंस के द्वारा काफ़ी सारे स्टेट में हमें गवर्नमेंट बनते हुए भी देखे एंड काफ़ी सारे स्टेट में हमें गवर्नमेंट बिगड़ते हुए भी देखे। सो डिफेक्शंस ने हमारी कंट्री में जो रोल प्ले किया है सो वो भी हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर बन गया। सो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। सो हिंदी में डिफेक्शन को दल बदल कहा जाता है, यानी कि अपने पार्टी को चेंज कर लेना। सो डिफेक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने पार्टी को छोड़ दे, जिस पार्टी के सिंबल से वो इलेक्ट हुआ है, वो पावर में आया है, एंड दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, सो इसी को डिफेक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, सो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के साथ वो पावर में आया, वो इलेक्ट हुआ, बट जैसे ही वो इलेक्ट हुआ उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सो इसी को डिफेक्शन कहा जाता है। किसी एक पार्टी में इलेक्ट होके जीतने के बाद उस पार्टी को चेंज कर लेना, सो इसी को डिफेक्शन कहा जाता है। सो डिफेक्शन की वजह से हमें अपनी कंट्री के काफी सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट बनता हुआ भी दिखा और बिगड़ता हुआ भी दिखा। सो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक में एक्सप्लेन किया कि जो कांग्रेस पार्टी था उनको 7 स्टेट्स में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला, बट ऐसे 2 स्टेट थे जिन सारे स्टेट में डिफेक्शन की वजह से वो उन सारे स्टेट में गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाते हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स थे वो जीतने के बाद दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए। सो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का सीट्स का जो नंबर था वो डिक्लाइन हो गया, वो कम हो गया, एंड इसी वजह से कांग्रेस पार्टी उन 2 स्टेट्स में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाता है। सो 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद काफी सारे ऐसे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स थे जिनके द्वारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया 3 स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे वो इलेक्ट होने के बाद दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो इसी वजह से हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हमें नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिलता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। सो आज के टाइम पीरियड के दौरान हमें डिफेक्शंस देखने को नहीं मिलता है, डिफेक्शंस को आज के टाइम पीरियड के दौरान हटा दिया गया है। ना नेक्स्ट हमें आया राम गया राम स्टोरी के बारे में बता रखा है। सो ये जो एक्सप्रेशन है आया राम एंड गया राम, सो ये हमारी कंट्री के पॉलिटिकल वोकेबलरी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर्स। सो लेजिस्लेटर्स के द्वारा जब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिफेक्शंस किया जाता है, पार्टी को चेंज किया जाता है, सो इसी प्रैक्टिस को डिस्क्राइब करने के लिए आया राम एंड गया राम के एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है। सो आखिर इसका रीज़न क्या है, क्यों इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है? सो इसका रीज़न ये है कि 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे जिनका नाम था गयालाल। सो गयालाल ने सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स में 3 टाइम अपने पार्टी को चेंज किया। सो सबसे पहले वो कांग्रेस के लीडर थे, बट कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में गए डिफेक्शन करके, एंड फिर दोबारा से वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, दोबारा से वो कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ 9 घंटों में ही वो दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि जब गयालाल यूनाइटेड फ्रंट पार्टी को छोड़ के दोबारा से कांग्रेस में आए थे, सो उस दौरान एक कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। सो राव वीरेंद्र सिंह ने जब गयालाल को चंडीगढ़ प्रेस में लाया, सो उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया दैट गया राम वॉज नाउ आया राम, यानी कि गयालाल जो थे पहले हमारी पार्टी से जा चुके थे, सो वो दोबारा से हमारी पार्टी में आ गए हैं। सो इसीलिए गया राम वॉज नाउ आया राम कहा गया, एंड इस एक्सप्रेशन को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर किया गया, आया राम एंड गया राम, यानी कि जो गयालाल थे वो आ रहे थे एंड जा रहे थे।
सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको सेकंड टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। एंड पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के भी सिलेबस को कंप्लीट करना है, सो क्लास 12 हिस्ट्री के सारी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।